समय की आवश्यकता थी। ठीक है, समय की आवश्यकता का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में नीड्स हुई, क्योंकि हमारा एक कंट्री बड़ी कंट्री थी जहाँ पे पॉपुलेशन बिग पॉपुलेशन थी, और मैं आपका बार बार बोल रहा था कि यहाँ पर इकोनॉमी में कैपिटल की आवश्यकता बहुत थी, क्योंकि कैपिटल हमारी इकोनॉमिक स्पीड को इन्हेंस कर रहा था, इम्प्रूव कर रहा था। तो इसलिए हमको क्या कर चाहिए था, हमको अधिक मात्रा में कैपिटल की आवश्यकता थी। और वर्तमान परिस्थितियां ऐसी थी कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़े, ताकि इकोनॉमी को ऑपरेट करने में कोई समस्या ना हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने के पहले की नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र को अकुशल बना दिया था। ठीक है, जब तक अपना ये पब्लिक सेक्टर था, इसका एक्सपेंशन नहीं किया था, तो जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारा पब्लिक सेक्टर था वो अकुशल था, उतना प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। इस क्षेत्र में बहुत अधिक हानि हो रही थी। ठीक है, लॉसेस बहुत थे। लाइसेंस और नियंत्रण प्रणाली ने निजी क्षेत्र द्वारा निवेश पर रोक लगा दिया गया था। आपने देखा होगा, लाइसेंस प्रणाली और जो कंट्रोलिंग प्रणाली थी, इसके द्वारा प्राइवेट सेक्टर जो था वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था। क्योंकि प्रॉपरली उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लाइसेंस से मुक्त करिए, आप कंट्रोल हटाइए, तब तो वो करेगा। इसके कारण जो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर थे वो नहीं आ रहे थे, वो हतोत्साहित हो रहे थे। अतः विकास के पहले 4 दशक में अपनाई गई आर्थिक नीतियों के संबंध में फिर से विचार करने की आवश्यकता थी कि हमको वास्तव में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म की आवश्यकता है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इस प्रकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म को संपादित करें। इसी के फलस्वरूप सरकार ने आर्थिक सुधार की शुरुआत की, और इस इकाई में ठीक है हम लोग आर्थिक सुधार के अंतर्गत और उससे संबंधित क्षेत्रों के विषय में जानेंगे। ठीक है, आर्थिक सुधार कार्यान्वयन प्रगति और समस्याओं के संबंध में अध्ययन किया जाएगा, तथा उन नीतियों का हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर हम हमारे पास प्रश्न ये आ जाता है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो क्यों नीड हुआ, तो जो हमारे पास प्रधानमंत्री जी थे और उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी उन्होंने लगाया था, उसमें क्या था कि भारी और मूल उद्योगों की स्थापना उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में तो किया था। ठीक है, जल विद्युत शक्ति परियोजना, बांध और सड़कों के निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से सरकार की भूमिका का विस्तार भी किया। स्कूल एवं कॉलेज, विद्यालय, तकनीकी और इंजीनियरिंग संस्थाओं के रूप में सामाजिक आधारभूत संरचनाओं के विकास में तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, डॉक्टर, नर्सों आदि को प्रशिक्षित करने के लिए चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना में सरकार की भूमिका हुई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र था प्रारंभिक में, वो सार्वजनिक क्षेत्र ने अपनी महती भूमिका निभाई, भारी उद्योग लगाए, आपके पास जो ऊर्जा क्षेत्र में कार्य किए गए वो भी बहुत श्रेष्ठ थे, और साथ ही साथ जो सर्विस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने आधारभूत संरचना का तैयार किया वो वास्तव में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट था। लेकिन इनके अतिरिक्त जो आपका निजी क्षेत्र था, वो निजी क्षेत्र प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहा था, और जब निजी क्षेत्र प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहा था तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम थी। तो इस इकोनॉमी में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है आपको अर्थव्यवस्था को कुछ ना कुछ ओपन करना आवश्यक था। ठीक है, तो यदि अर्थव्यवस्था का शेष क्षेत्र जो निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया था, फिर भी इस भाग में विनिमय और नियंत्रण की प्रणाली लागू की गई थी। इसके फलस्वरूप लाइसेंस परमिट राज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आपने देखा था कि लाइसेंस लगाना लेना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट था, और लाइसेंस इंपॉर्टेंट होने के कारण इकोनॉमी में हमारे पास क्या हुआ कि उतना अधिक फ्रीली इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाया। नौकरशाही राजनीतिक लाइसेंस प्रणाली का दुरुपयोग करके धन कमाने लगे। ठीक है, जो आपके पास देखे होंगे नौकरशाही और राजनीतिक लाइसेंस प्रणाली का कि आपको हम लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, तो वो एक प्रकार से इनकम का सोर्स बन गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य के नेतृत्व में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के फलस्वरूप भारी और मूल उद्योगों के रूप में औद्योगिक आधार का निर्माण हुआ। इसकी सहायता से सड़कों, रेलवे, संचार और जल विद्युत, ठीक है, थर्मल पावर प्लांटों का निर्माण हुआ।
और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार हुआ, साथ ही साथ कुछ समस्याएं भी हमारे सामने आने लगी। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास लाइसेंसिंग सिस्टम था, वो लाइसेंसिंग सिस्टम ने कहीं ना कहीं करप्शन को जन्म दिया था, और इस लाइसेंसिंग सिस्टम ने जब करप्शन को जन्म दिया तो इकोनॉमिक रिफॉर्म की आवश्यकता वहीं से आपको होने लगी थी, क्योंकि इकोनॉमी की स्पीड उतनी अधिक नहीं थी जितनी इकोनॉमी की स्पीड हमको आवश्यक थी। अत्यधिक नियंत्रणों और लाइसेंस नीति के कारण निजी क्षेत्र में निवेश के संबंध में बाधाएं उत्पन्न हुई थी। ठीक है, क्योंकि नियंत्रण जो कंट्रोल थे, जो लाइसेंस आपके पास पॉलिसी थी, लाइसेंस लेने की पॉलिसी थी, उसने बैरियर जनरेट किया, किस पे? प्राइवेट सेक्टर के सामने बैरियर जनरेट किया, और इकोनॉमी में इस प्रकार का बैरियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बाधा जनरेट कर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश तो बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा था, परंतु उनसे आय बहुत ही कम होती थी। ठीक है, आपका जो पब्लिक सेक्टर था, आपने देखा होगा पब्लिक सेक्टर अधिकतर वेलफेयर मेंटेन करने के लिए लगाया गया था, वेलफेयर को रेगुलेट करने के लिए लगाया गया था। तो जब वेलफेयर आपका टारगेट हो जाएगा तो वहां पे आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते थे। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर से इनकम जनरेट करने की बात कर सोच रहे हो तो वास्तव में ये ना काफी था उस समय की आपको इनकम जनरेट हो सके। अकुशल एवं नौकरशाही के नियमों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की हालत खराब हो गई थी। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में जितनी कंपनियां लग रही थी, वो सारी कंपनियां घाटे में जा रही थी और उनका प्रदर्शन अकुशल हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में ये आवश्यकता हो गई थी कि कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म किया जाए। तो मैंने आपको एक तरफ तो डिस्कस किया कि एक तरफ इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर ओपनली आ सके, इसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म की आवश्यकता थी। ठीक है, दूसरा हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र जो था, आपके पास पब्लिक सेक्टर जो काम कर रहा था, ठीक है, पब्लिक सेक्टर भी प्रॉपरली एप्रोप्रिएट काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसमें अकुशलता विद्यमान थी। तो इस प्रकार से इकोनॉमी में हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, और जो क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित थे, उन सभी में इस क्षेत्र का एकाधिकार था। ठीक है, इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता करने का अधिकार नहीं था। यानी जितने पब्लिक सेक्टर खोले गए थे, जब पब्लिक सेक्टर के साथ आप कंपटीशन नहीं दोगे, प्रतियोगिता नहीं दोगे, तो पब्लिक सेक्टर अपने सुधार की बात सोचता भी नहीं था। इसलिए हमारे पास इनको अपने एज ए मोनोपोली स्टेब्लिश कर दिया। जब मोनोपोली स्टेब्लिश कर दिया तो इन सेक्टर्स पे डेवलपमेंट की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती थी, और जब डेवलपमेंट की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती थी तो परिणाम स्वरूप क्या होते थे, इनका परफॉर्मेंस, पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस लगातार कम होता चला गया। तो आवश्यकता थी कि हमको एक ऐसी इकोनॉमी डेवलप करना था जिसमें पब्लिक सेक्टर के पैरेलल हमको एक प्राइवेट सेक्टर की लॉबी तैयार करनी थी, ताकि परफॉर्मेंस प्रॉपरली हो सके। ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र अपनी लागतों को कम करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि जब प्रतियोगिता होगी तो उससे ये पब्लिक सेक्टर क्या करेगा, इंप्रूव होगा, पब्लिक सेक्टर अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। ठीक है, साथ साथ अपनी कॉस्ट को कटिंग करेगा। इस प्रकार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969, देखो ये आपका क्या है, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये आपके पास था 1969 के कारण बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, बड़ी बड़ी परियोजनाओं में बड़ी मात्रा में निजी निवेश के रूप में धन नहीं लग सकता था, क्योंकि देखो उस समय MR टीपी एक्ट 1969 लागू किया गया था, और इसके अंतर्गत यदि आप पूरी अर्थव्यवस्था में 1/4 भाग का उत्पादन करते हो, या आपकी अधिकृत पूंजी 25% से ज्यादा है, तो आपको मोनोपोली मान लिया जाता था और आपको अगला लाइसेंस प्रदान नहीं किया जा सकता था। ना तो आप कोई नई इकाई लगा सकते हो, ना तो किसी से मर्ज कर सकते हो अपनी कंपनी को। तो ये MRTP 1969 एक्ट वास्तव में निजीकरण, निजी निवेशकों के प्रति सबसे बड़ी बाधा के रूप में खड़ा हुआ।
ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इकोनॉमी में एमआरटीपी एक्ट कब लागू हुआ? 1969 में। ये करता क्या था? ये अर्थव्यवस्था में व्यापारिक जो व्यवहार अधिनियम था, इसके अंतर्गत मोनोपोली कोई ना बनने पाए, यानी एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए बनाया गया था। तो इसके परिणाम स्वरूप निजी निवेशक क्या होते थे? निवेश नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, लाइसेंस आज से संबंधित जटिल नियम विनियमों के होने के से विदेशी निवेशकर्ता भी हतोत्साहित हो गए थे। और हार्ड हमारे पास लाइसेंसिंग सिस्टम था। हार्ड लाइसेंसिंग सिस्टम का मतलब यह था कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो एक तरफ तो आपके पास जो एमआरटीपी एक्ट था, ये नहीं आपको आगे आने दे रहा था। दूसरा आपके पास था लाइसेंसिंग सिस्टम था, और लाइसेंसिंग सिस्टम के कारण आप आगे नहीं आ पा रहे थे। तो इस प्रकार हमारे पास दो प्रकार के प्रॉब्लम्स थी जो इकोनॉमी में बहुत अधिक जनरेट हो रही थी, और इससे निजी क्षेत्रों के लिए इकोनॉमी एक प्रकार से क्लोज हो गई थी। और इकोनॉमी में अब पब्लिक सेक्टर जो थे आपके, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे, यानी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ रिफॉर्म करने की आवश्यकता थी। तो अब आपको समझ में आ गया कि जब निजी क्षेत्रों के लिए आपने इतना अधिक रिस्ट्रिक्शंस कर दिया, एमआरटीपी एक्ट लगा दिया, आपने निजी क्षेत्र के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया, तो निजी क्षेत्र तो हतोत्साहित हो गया। दूसरा आपके पास बचा सार्वजनिक क्षेत्र, और सार्वजनिक क्षेत्र में हम एक्सेप्ट करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत अधिक आपके पास भारी उद्योग लगाए, लेकिन वो भारी उद्योग सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि उनके पैरेलल प्रतियोगिता में अन्य निजी कंपनियां नहीं थी, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की लगातार प्रतिस्पर्धा कम होती चली गई, और अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र घाटे पे चलने लगे। तो सार्वजनिक क्षेत्र जो आपके पास थे, वो घाटे में थे। निजी क्षेत्रों को आपने इंटर नहीं करने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी की कंडीशन काफी खराब होने लगी। जब इकोनॉमी की कंडीशन समाप्त खराब होने लगी, तो उसके परिणाम स्वरूप आवश्यकता थी कि इकोनॉमी में हमको कोई ना कोई रिफॉर्म के स्टेप्स को अपनाया जाए। तो उपर्युक्त कारणों से आर्थिक नीति में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे एक ओर तो सार्वजनिक क्षेत्र का सुधार किया जा सके, और दूसरे ओर प्रतिबंध क्षेत्रों को निजी क्षेत्र और विदेशी, ठीक है, भारतीय और विदेशी दोनों के प्रवेश के लिए ओपन किया जाए। ठीक है, यानी इकोनॉमी को आप ओपन करिए, जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, आएंगे, और समृद्धि और कुशलता में सुधार लाने के लिए विकास के प्रथम 4 दशकों में अपनाई गई आर्थिक नीति के संबंध में पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी, कि हमको रीथिंकिंग करनी पड़ेगी, हमको पुनः सोचना पड़ेगा, ताकि इकोनॉमिक सेक्टर में क्या हो जाए, प्रोग्रेस हो सके। ठीक है, अब सरकार के पास वर्तमान आर्थिक सुधार की नीति का स्वरूप तो क्या था? सरकार के पास चैलेंज था कि हमको रिफॉर्म करना है, आर्थिक सुधार नीति को अपनाना है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इस प्रक्रिया को हम लोग डेवलप कर सकें, बढ़ा सकें। ठीक है, तो अब आपके पास सरकार की वर्तमान आर्थिक सुधार नीति को हमको इंप्लीमेंट करना था, हमको लगाना था। तो इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर सुधार पर अपना काम किया, और कर सुधार को उन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो कर सुधार के अंतर्गत सर कर वंचना को रोकने, अधिक कर वसूल करने के उद्देश्य से करों में सुधार कर रही है। ठीक है, कर वंचना जो आपने देखा होगा, टैक्स इवेजन होता है, लोग टैक्स से अपने आप को बचा लेते थे किसी न किसी बहाने से, तो उसको हमको जो टैक्स से अपने आप को बचा लेते थे, उस कर वंचना को रोकना था। अधिक कर, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू हमको वसूल करना था, क्योंकि अगर इकोनॉमी को चलाना था तो टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना था, और जो टैक्स इवेजन था, जो टैक्स से लोग बच रहे थे, उस टैक्स को जो बच रहे थे उनको भी टैक्सेशन के लेयर में लाना था। तो पहला आपका टैक्सेशन रिफॉर्म किया गया, और इस टैक्सेशन रिफॉर्म में टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बात की गई। इसके अंतर्गत जो आपके पास थी चेलैया समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित अनेक सिफारिशों को सरकार ने मानकर कार्य रूप में परिणत कर दिया। पहला, व्यक्तिगत आयकर इंडिविजुअल इनकम टैक्स की अधिकतम दर को 30% निर्धारित किया
आपने देखा होगा कि जो मैक्सिमम आपका इनकम टैक्स है वो 30% रखा गया। तो ये चिलैया कमेटी की आपकी रिपोर्ट के अनुसार जो टैक्स रिफॉर्म किए गए उसके अंतर्गत किया गया। दूसरा, दुकानदारों व छोटे व्यापारियों को निश्चित रकम के रूप में कर देने की सुविधा प्रदान की गई। ठीक है, इनको भी टैक्स के दायरे में लाया गया और ये भी टैक्स के दायरे में आए। आयात तथा निर्यात, जो आपके पास एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट शुल्क के ढांचे को सरल बनाया गया। ठीक है, जो आपके पास एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट था, इस पर जो ड्यूटी लग रही थी, इसको भी इजी गोइंग बनाया गया और साथ ही साथ आपके पास डायरेक्ट टैक्स कोड एंड जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स को लागू करने की बात की गई। तो देखिए, इतना आपके पास क्या हुआ, आपका टैक्स रिफॉर्म के अंतर्गत सरकार ने नई इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी के अंतर्गत सबसे पहले चिलैया कमेटी को लगाया। ठीक है, आपकी कर वंचना को, कर वंचना मैं आपको रीडिफाइन कर रहा हूं, जब अर्थव्यवस्था में सरकार किसी व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाए लेकिन वो व्यक्ति उस टैक्स से बच जाए तो इसे कर वंचना कहते हैं। कर वंचना कहते हैं। ठीक है, और कर वंचना का मतलब होता है वो व्यक्ति जेन्युइन था टैक्स देने के लिए लेकिन वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट कर देकर, तो ये कर वंचना कहलाता है। ठीक है, मैं इस पॉइंट को आपको रिडिफाइन कर दिया। तो कर वंचना की समस्या इकोनॉमी में ज्यादा थी। जब कर वंचना की समस्या ज्यादा थी तो लोग अपने टैक्स को दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर कर दे रहे थे। आपने देखा होगा शहरों में जो मकान बने हैं उसमें कमरे के आधार पर टैक्स लगते हैं ना, जितने आपके मकान में कमरे होंगे उस पे टैक्स लगते हैं। अब कर वंचना कैसे होता, हम ये चाहते हैं कि जिसका वेल्थ है, जिसका ये मकान है, वो टैक्स दे, तो वो किराएदार रख लेता और किराएदार को किराए में ऐड कर देता है इस टैक्स को। तो टैक्स हमने किस पे लगाया, मकान मालिक पे, उसने शिफ्ट किस पे कर दिया, वंचना किस पे कर दिया, उसने शिफ्ट कर दिया किराएदार पे। तो कर वंचना की समस्या ज्यादा थी, जिसको रोकने के लिए और पहला काम किया गया, कर वंचना को आप रोकें और दूसरा अधिक टैक्स रेवेन्यू वसूल करें। तो ये चिलैया कमेटी लगाई गई और चिलैया कमेटी ने कहा कि इनकम टैक्स की जो मैक्सिमम रेट है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम से में आपसे पूछा जा सकता कि किस कमेटी के आधार पर इनकम टैक्स की मैक्सिमम रेट को निर्धारित किया गया। ठीक है, छोटे तथा दुकानदार जो पहले टैक्स के दायरे में नहीं आते थे, इनको भी टैक्स के दायरे में लाया गया। ठीक है, और आपका इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो शुल्क था उसको सरल बनाया गया और साथ ही साथ डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड एंड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भी इंप्लीमेंट किया गया। तो इस प्रकार यह टैक्स रिफॉर्म के अंतर्गत गवर्नमेंट ने इतना कदम उठाया। अगला हम जब पॉइंट करते हैं आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए गए। ठीक है, तो इकोनॉमिक जो सेक्टर में जो सुधार किए गए उसमें आप देखिए जो आपके पास सुधार किए गए वो निम्न है। पॉइंट 1 आप देख सकते हो, बैंक के लिए नवीन सिद्धांत बनाए गए। ठीक है, जो बैंकिंग सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए नए नए सिद्धांत बनाए गए, नई नई थ्योरीज बनाई गई। ठीक है, जिनसे उन्हें वार्षिक खाते की स्थिति, सही रियल पोजीशन पता लगे कि बैंक वर्तमान में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। दूसरा, बैंकों के लिए एसएलआर की सीमा घटाई गई। अब आपको याद आ जाना चाहिए एसएलआर क्या है। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात है। इसके अंतर्गत आपको प्रत्येक जमा का एक निश्चित भाग बैंक में रखना होता था। तो पहले इसकी सीमा मान लीजिए अगर 49% रही है तो आप मतलब 50% के आसपास आपको इनकम को क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन नहीं करना है, रेस्ट ऑफ अमाउंट को आप क्रेडिट क्रिएशन करना है। तो एसएलआर की सीमा घटाई गई ताकि क्रेडिट क्रिएशन जो हो इकोनॉमी में ज्यादा हो सके और इकोनॉमी रिफॉर्म्स के दायरे में आ सके। अगला पॉइंट था सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी को बाजार से अपनी पूंजी एकत्रित करने की अनुमति प्रदान की गई। जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे उनको कहा गया कि अगर आपके पास पूंजी की कमी पड़ रही है तो आप मार्केट से पूंजी को कलेक्ट कर लो और 51% पूंजी सदा सरकार के पास रहेगी। तो यानी इनसे कहा गया कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के 49% की पूंजी आप मार्केट से कलेक्ट कर लो, लेकिन 51% की पूंजी गवर्नमेंट की, ठीक है, हरदम रहेगी। यानी गवर्नमेंट का इस पर क्या हो जाएगा, अधिकार रहेगा। ठीक है, आप 49 से ज्यादा परसेंट से पूंजी आप मार्केट से नहीं कलेक्ट कर सकते हो। चौथा पॉइंट आपका डिस्कस हुआ कि निजी क्षेत्र के बैंक अपना विकास बिना राष्ट्रीयकरण के भय के कर सकते हैं। कि जो निजी क्षेत्र के बैंक है वो ये ना सोच ले कि उनका भी नेशनलाइज हम पकड़ के कर देंगे।
नहीं, 1998 के इरा में आपने देखा होगा, 1998 में जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन था, और नहीं, प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन था, इस पर बड़ी जोर चर्चा हुई थी। ठीक है, बहुत अधिक चर्चा हुई थी कि बैंक दैट इज प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी, व्हाई वी आर नॉट नेशनलाइज द प्राइवेट बैंक, हम इन निजी बैंकों को क्यों नहीं नेशनलाइज करते, इस पर बहुत अधिक विवाद उठा था। तो इनको डर हो गया था कि हमारे बैंकों को, ये निजी क्षेत्र के हम लोग बैंक हैं, हमको नेशनलाइज कर दिए तो हम तो गवर्नमेंट के रूल्स तो देखो ऐसे ही भी चलना पड़ेगा, लेकिन नेशनलाइज करने के बाद जो उनके और भी टर्म एंड कंडीशन वो इंप्लीमेंट ना हो जाए। तो इस प्रकार निजी क्षेत्र के बैंक अपना विकास जो कर रहे थे बिना राष्ट्रीयकरण के भय के कर सके, ये एक आश्वासन दिया गया। पांचवा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट था कि सेबी सेबी की स्थापना कब हुई, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1990। ठीक है ना, जो सेबी था, ठीक है, आपके पास, तो आपके इस थोड़ा ये डेट को कंफर्म कर लेना एक बार, मुझे क्वाइट कंफ्यूजन हो रहा है, 1990 ही होना चाहिए मेरे अनुसार, फिर भी आप थोड़ा सा इसको देख लेना। ठीक है, तो जो आपका सेबी बनाया गया, सेबी को वैधानिक अधिकार दे दिया गया कि पूंजी नियंत्रण का कार्यालय बंद कर दिया गया, और सेबी ने पूंजी बाजार का नियमित करने के लिए अनेक उप नियम लागू किए गए। ठीक है, राष्ट्र की स्कंद विपणन स्थित, ठीक है, स्थापित किया जा सका। तो आपका ये हुआ आपका आर्थिक सेक्टर में सुधार। अब हम सार्वजनिक सेक्टर में सुधार की बात करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की ने क्या हुआ, अपने आशा के अनुरूप कार्य नहीं किया था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की जितनी कंपनियां थी, इनका परफॉर्मेंस लगातार डाउन होता चला जा रहा था, इनकी कुशलता कम प्रूफ हो रही थी, इसलिए इन पब्लिक सेक्टर में सुधार होने की आवश्यकता हमको ला जाहिर की गई। सार्वजनिक क्षेत्र में जो आपके पास इकाइयां घाटे में चल रही थी, पहला पॉइंट था, घाटे वाली इकाइयों को गैर योजना ऋण नहीं दिए जाएंगे, नॉन प्लान्ड लोन्स अब नहीं दिए जाएंगे, यह डिसीजन लिया गया। ठीक है, दूसरा, लाभ देने वाली सार्वजनिक इकाइयों को अपनी पूंजी का 49% तक निजी क्षेत्र को देने की अनुमति दी गई। अगर आप पब्लिक सेक्टर के हो और पब्लिक सेक्टर में अगर आप मतलब बेनिफिट है, आपका प्रॉफिट है, तो आप 49% तक निजी क्षेत्र को दे सकते हो। पता यहां पर एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखना कि लाभ सेक्टर में ही प्राइवेट सेक्टर आने को तैयार था, निजी क्षेत्र आने को तैयार था, घाटे वाली कंपनी में कोई आने को तैयार ही नहीं था। ठीक है, तो सरकार ने यह सोचा कि जो आपके पास सार्वजनिक इकाइयां हैं जो लाभ दे रही हैं, तो उसमें 49% तक निजी क्षेत्र अगर आ जाएगा तो उनका दायित्व, गवर्नमेंट का दायित्व अभी भी 51% रहेगा, यानी उस पर अधिकार किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा, और मेरे पास 49% तक की पूंजी रिलीज हो जाएगी, 49% तक की पूंजी छूट जाएगी, और उस 49% की पूंजी पे मैं नया स्टेब्लिश कर लूंगा कुछ ना कुछ। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वास्तव में लोगों ने कहा कि आपने घाटे वाली इकाइयों को क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर में दिया। आप ही बताइए कि घाटे वाली इकाइयों को प्राइवेट सेक्टर क्यों लेगा, वो लेने को तैयार ही नहीं था प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने दूसरा कदम उठाया, और दूसरे दूसरे कदम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने लाभ देने वाली जो इकाइयां थी, उन लाभ देने वाली इकाइयों को, ठीक है, लाभ देने वाली इकाइयों को उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, और इंप्लीमेंट करने के बाद कहा कि इकोनॉमी में जो आपके पास लाभ देने वाली इकाइयां हैं, ठीक है, उसका क्यों ना कुछ परसेंटेज, मतलब उसका 49% तक आप इंप्लीमेंट कर दीजिए, ताकि इकोनॉमी में आपका कुछ ना कुछ मनी वहां से क्या हो जाए, आए, और मनी आने के परिणाम स्वरूप जो मनी आपके आएगी उससे आप रीएस्टेब्लिश कर लीजिएगा। यहां पे बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, आपने देखा होगा। ठीक है, लोगों ने ब्लेम किया कि जानबूझ करके लाभ देने वाली सार्वजनिक इकाइयों को प्राइवेट के हाथों में दे दिया गया। ठीक है, घाटे वाली इकाइयों को आपने प्राइवेट के हाथों में नहीं दिया। लेकिन आप बताइए, उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि प्राइवेट सेक्टर घाटे में आने को तैयार नहीं था, तो गवर्नमेंट के पास दूसरा ऑप्शन था कि एक काम करो, लाभ देने वाली इकाइयों को ही आप एक काम करो, उसका ही 49% कहिए कि प्राइवेट सेक्टर आए, हमारे पास 51% रहेगा, तो हमारे पास अधिकार रहेगा उसको मैनेजिंग का अधिकार, और यहां से कुछ पूंजी रिलीज हो जाएगी, इस पूंजी से हम देश में कुछ और इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंतर्गत कुछ नई कंपनियों को डाल देंगे। ठीक है, तो ये एक कंट्रोवर्सी यहां पर बना, और बहुत दिन तक एक कंट्रोवर्सी हुआ। सरकार की आज भी आलोचना शायद इस पॉइंट को लेकर के की जा रही है, लेकिन वो लोग परिस्थितियों को नहीं समझ रहे हैं कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी।
ठीक है, सार्वजनिक सुधार सुधार के आपके पॉइंट आप क्लियर हो गए। ठीक है, अब आपके पास हो जाएगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म के अंतर्गत इसमें मूलभूत परिवर्तन किए गए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सबसे पहले किए गए औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दिया गया। जो आपके पास इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम था, इसको फिनिश कर दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं रह गई, तो परिणाम स्वरूप प्रत्येक निजी निवेशक आराम से आ सकता था, इन्वेस्टमेंट कर सकता था, और इस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत, ठीक है, इकोनॉमी में अब प्रॉपरली एक मार्केट ओपन हो रही थी, प्रतियोगिता का एक दायरा बढ़ रहा था, और इकोनॉमी कॉम्पिटेटिव हो रही थी। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात थी फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत इंडस्ट्रियल जो लाइसेंस था उसको समाप्त करने की बात की गई। दूसरा, एमआरटीपी, औद्योगिक ग्रहों को अब विनियोग एवं विस्तार के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। यानी एमआरटीपी 1916 एक्ट, एमआरटीपी 1969 जो आपका एक्ट था, इसको निष्क्रिय किया गया। ठीक है, कि आपको विनियोग एवं विस्तार के लिए आपको एमआरटीपी से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब उस एमआरटीपी से परमिशन अब आपको नहीं लेना पड़ेगा, और आप बिना परमिशन के आप अपने इंडस्ट्री को डेवलप, री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट को एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो ये बात की गई। और थर्ड पॉइंट था, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटा करके अब 3 कर दिया गया था। ठीक है, 3 करने के पीछे क्या था कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो आरक्षित उद्योग थे उनकी संख्या घट गई थी, प्राइवेट सेक्टर को हमने इनवाइट किया था, आप आइए। तो ये आपके इकोनॉमिक हुआ, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। दूसरा आपका था राजकोषीय घाटे को ठीक करना, फाइन आपका फिजिकल डेफिसिट को करेक्ट करना था। फिजिकल डेफिसिट को करेक्ट करना था, आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राजकोषीय घाटे को कम करने की बात की गई। ठीक है, राजकोषीय घाटे को कम करने की बात की गई। आपने देखा होगा कि लगातार फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात की जा रही है, क्योंकि इससे आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट ब्याज के रूप में देना पड़ रहा था, जो आपके पास नॉन प्रोडक्टिव था। और नॉन प्रोडक्टिव अगर आपके पास मनी पेमेंट करना पड़े, अगर आपसे मैं कह दूं कि आपकी इनकम का जितनी आपकी इनकम हो, वो अधिकतर पार्ट केवल ब्याज पेमेंट में जाए, तो आप क्या कहोगे, सर तो ये तो मिस यूज ऑफ द इनकम है। ठीक है, नॉन यूज ऑफ द इनकम है कि मैं केवल ब्याज में, तो प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं कहला सकती है। तो इस प्रकार राजकोषीय घाटे को ठीक करना टारगेट बनाया गया, और 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.6% था, जो 2004-5 में 5.6% रह गया। तो आप देखिए कि आपका राजकोषीय फिजिकल डेफिसिट जो 6.6 था, उससे डिक्लाइन होकर के 5.6 हो गया। ठीक है, तो यानी हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म का ये एक जो स्टेप था वो कामयाब रहा। अब हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म में हम आगे पॉइंट जब हम डिस्कस करते हैं, तो आपके पास आता विदेशी व्यापार एवं विनिमय दर नीति। ठीक है, जो आपके पास फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है, इस पर हमको काम करना था। ठीक है, आपके पास इसके अंतर्गत आपने विदेशी विनिमय दर नीति पर बड़े कड़े सरकारी नियंत्रण थे, जिनको अब लिबरल करने की बात की गई थी। ठीक है, आयात शुल्क जो काफी अधिक था उस समय, उन्हें कई स्तर पर कम कर दिया गया। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया गया। जैसे जुलाई 1991 में अधिकतम 150% था, फरवरी 92 में 110% हुआ, फिर बाद में 85% हुआ, फिर बाद में 50% हुआ, और 2005-6 में ये 20% इंपोर्ट आपके पास ड्यूटी हो गई। तो आप देख रहे हो कि जहां 150% था, आज 20% से 40% के बीच में हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमने इंपोर्ट ड्यूटी को डिक्लाइन किया है, मतलब कि हम इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास सोना तथा चांदी के आयात का उदारीकरण किया गया था। पहले ये क्या था, रिस्ट्रिक्शन ट्रेड के अंतर्गत आता था, जो वास्तव में इकोनॉमी के लिए हितकर नहीं था। बाद में इसको क्या किया गया, लिबरल किया गया। तीसरा था रुपए की विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर मांग, बाजार की मांग तथा पूर्ति के अनुसार निर्धारित करना। आपको मैंने बोला था कि जब इकोनॉमी में एक होती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट,
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और एक होती है आपकी फिक्स एक्सचेंज रेट। पहले आपका फिक्स एक्सचेंज रेट का कल्चर ज्यादा था, जिसमें मौद्रिक अधिकारी विदेशी मुद्रा पर कंट्रोल रखता था और वो एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखने के लिए विदेशी मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में क्या होता, मैनुअल परिवर्तन करता था, आवश्यकता के अनुसार इकोनॉमी में सप्लाई करता था। लेकिन अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को एक्सेप्ट कर दिया गया और उसके अंतर्गत डिमांड एंड सप्लाई को क्या हुआ, ऑटोमेटिक मार्केट मैकेनिज्म के आधार पर निर्धारित करने की बात की गई। ठीक है, अगली बात हम करते हैं विदेशी विनियोग नीति की बात करते हैं। तो विदेशी विनियोग नीति के अंतर्गत देश के औद्योगिक विकास में विदेशी विनियोग नीति की महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा से लेकर के 2004-5 तक विदेशी विनियोजकों को 284,812 करोड़ रुपए विनियोजित करने की अनुमति दी जा चुकी है, परंतु वास्तविक विनियोग 129,828 करोड़ रुपए ही हुआ है। कुल अनुमानित का 45.6% था। इसमें वे विदेशी कंपनियां भी शामिल है जिनको 100% विदेशी विनियोग की अनुमति दी गई। तो आपने देखा होगा कल के ही लेक्चर में मेरे देखा होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने स्वचालित तथा सरकारी दोनों मार्ग से 100% करने का प्रावधान कुछ काफी सेक्टर्स में रखा है। तो कहीं ना कहीं हमने विदेशी पूंजी की अनुमति को स्वीकार लिया है। अब सार्वजनिक क्षेत्र में हमने क्या रिफॉर्म किया, सार्वजनिक क्षेत्र में पहला पॉइंट के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं। तो पहले पॉइंट में आप देखिए कि सार्वजनिक क्षेत्र में को सामरिक तथा हाईटेक उद्योगों एवं आरक्षित संरचनाओं तक सीमित रखा जाएगा। जो अब तक जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए थे उनमें से कुछ क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए अब मुक्त कर दिया जाएगा। यानी सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को थोड़ा सा लिमिटेड स्वीकार किया गया और आपके पास प्राइवेट जो सेक्टर थे उनके लिए इकोनॉमी को ओपन किया गया। दूसरा आपके पास था सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम दीर्घ काल में जो रोगग्रस्त है, जो बीमार है। ठीक है, बीमार का मतलब यहां पर था कि सार्वजनिक क्षेत्र की इंडस्ट्री जो लगातार अकुशल प्रदर्शन कर रहे थे, अकुशल प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, उनका प्रदर्शन अकुशल था, उनके संबंध में बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR एग्जाम में कई बार पूछा गया कि जो आपके पास बीमार थे सार्वजनिक क्षेत्र उसके लिए कौन सा एजेंसी आपकी खोली गई, तो आपका आंसर होना चाहिए BIFR। ये वास्तव में बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन से एडवाइस दिया गया कि आपका जो बीमारी का कारण है, आपकी परफॉर्मेंस प्रॉपर ना होने के जो कारण है, उस पर यह सलाह देगा। ये बोर्ड यदि उन्हें जीवन क्षय नॉन वाइबल घोषित कर देता था तो उनका समापन, अगर वो कह देता था कि नहीं ये जो सार्वजनिक क्षेत्र है अब इसमें पुनः परफॉर्मेंस देने की क्षमता नहीं है, तो उनको समाप्त कर देते थे। लेकिन यदि बोर्ड की राय थी कि उनको पुनः जीवित करने की संभावना है, तब उनके पुनर्जीवन या पुनर्वास योजना को कार्यान्वयन किया जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बोर्ड BIFR ये कहता था कि नहीं ये सार्वजनिक क्षेत्र जो आपका काम कर रहा है इस पर अभी संभावनाएं हैं, ये फिर से काम कर सकती है, तो गवर्नमेंट फिर से उसको रिफाइनेंस करने लगती थी। तो ये BIFR के रिपोर्ट पे डिपेंड करता था कि BIFR रिपोर्ट अपनी कैसे प्रस्तुत करता, और उसके आधार पर इकोनॉमी में हम लोगों ने क्या किया कि आपका जो रिफॉर्म की प्रोसेस थी उसको चलाते थे, नहीं उन कंपनियों को बंद कर देते थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप देखिए, श्रमिकों की कार्य कुशलता को बढ़ाने एवं कार्य के साथ उनके हित को जोड़ने के लिए उद्यमों को शेयरों का एक भाग श्रमिकों को दिया जाने लगा। आपने देखा होगा जो श्रमिक आपके यहाँ काम करते थे उन श्रमिकों को भी शेयर के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाता था। तो अब देखिए, अब इसके पीछे एक लॉजिक था कि श्रमिकों को यदि शेयर दिया जाएगा तो श्रमिक को क्या लगेगा कि ये जो कंपनी है ये मेरी कंपनी है, क्योंकि उसके शेयर लगेंगे। जब उसके शेयर रहेंगे तो ऑटोमेटिक है कोई श्रमिक बहुत मेहनत से काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, वो कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, तो वो श्रमिक का शेयर की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी, तो श्रमिकों को अपनापन लगने लगा। तो एक प्रकार से उनके हितों को जोड़ने की बात की गई कि एक काम करो, कंपनी के परफॉर्मेंस में उनके हित जोड़ दो, ऑटोमेटिक कंपनी डेवलप होती चली जाएगी। एक अच्छा कदम था ताकि आपकी जो श्रमिक है वो जिम्मेदारी से काम करे, और जिम्मेदारी से काम करने का तात्पर्य था, जिम्मेदारी से काम करने का तात्पर्य था कि इकोनॉमी में प्रॉपरली ये लोग डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी डेवलप हो सकती है, आप उनके हित को तो जोड़ दीजिए। तो ये एक अच्छा रिफॉर्म माना गया।
फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां थी वो संसाधन जुटाने की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन की को अनुमति दी जाएगी कि वो म्यूचुअल फंडों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को अपने स्वामित्व का एक भाग देकर के उनसे धन ले सकते हैं। यानी जो आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं उसके माध्यम से ये पूंजी कलेक्ट कर सकते हैं, ये पावर इनको दी गई। और वित्तीय संस्थाएं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे उनको भी शेयर में आप हिस्सेदारी दे करके इसका एक पार्ट बना सकते हो। तो इस प्रकार का एक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट आपका सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधक को अधिक पेशेवर बनाया गया। पेशेवर का मतलब होता कि उनको वास्तव में जो मार्केटिंग थी, उनका वास्तव में जो स्किल था उसको डेवलप किया गया। ठीक है, प्रबंधक मैनेजर को पेशेवर बनाया गया, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग बिहेवियर करने की बात की गई। ठीक है, निर्णय लेने के संबंध में उन्हें अधिक स्वायत्ता प्रदान की जाएगी। ठीक है, पहले जो आपने देखा होगा गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपके पास मैनेजर होते थे वो गवर्नमेंट से परमिशन लेते थे। ठीक है, आपने देखा होगा। तो इसलिए इन मैनेजर्स को ज्यादा पावर दी गई और स्वयं डिसीजन की पावर दी गई कि अगर आपको ऐसा लगता है तो यू कैन डू, आप कर सकते हो। आपको क्योंकि गवर्नमेंट से जब तक परमिशन आएगी तब तक तो देर हो चुकी होगी। इसलिए मैनेजर्स को पावर दी गई कि नहीं, आप को अधिक स्वायत्ता प्रदान की जाती है और आप डिसीजन ले सकते हो। आपका 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट के अंतर्गत आप देख सकते हो कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां थी सरकार के साथ एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, डॉन पर हस्ताक्षर करेंगी तथा एक और वह स्वायत्त हो सके और दूसरी ओर उत्तरदायी हो सके। तो दो प्रकार से, एक उनको ऑटोनॉमी प्रदान की जा रही थी और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदान की जा रही थी। ठीक है, तो सरकारी इकाइयों को एमओयू साइन करना पड़ रहा था ताकि ये जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां थी ये अपनी फुल दक्षता के साथ कार्य कर सके। ठीक है, अब आपके पास एक आता है कॉन्सेप्ट लिबरलाइजेशन का। ठीक है, लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। लिबरलाइजेशन क्या है, उदारीकरण क्या है? इकोनॉमी में याद रखना, लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त करना, कंट्रोल समाप्त करना, ये एक प्रकार से उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता कि जो आपके पास कंट्रोलिंग बॉडी है, ठीक है, जो रेगुलेशंस है, इसमें ढील दे देना। ठीक है, तो ये आपके पास उदारीकरण से तात्पर्य उद्योग तथा व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना था। ठीक है, जो बहुत अधिक रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, चाहे आप एमआरटीपी का रिस्ट्रिक्शंस ले लीजिए, चाहे आप लाइसेंस का रिस्ट्रिक्शंस ले लीजिए, लगे तो थे, जो एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे थे ताकि उन्हें अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके। दूसरे शब्दों में उदारीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें देश के शासन तंत्र द्वारा राष्ट्र के आर्थिक विकास हेतु अपनाए जा रहे विभिन्न कदमों जैसे लाइसेंस नियंत्रण, कोटा प्रणाली आदि प्रशासकीय अवरोधों को कम किया जाए। ठीक है, इससे आर्थिक व्यवस्था में सरकार की भूमिका क्रमशः कम होती जा रही थी और जो मार्केट मैकेनिज्म था वो इकोनॉमी को प्रॉपर डेवलप करता चला जा रहा था। ठीक है, तो उदारीकरण के उद्देश्य क्या थे? चलिए, उदारीकरण के उद्देश्य आप देख लो। जो आपके पास लिबरलाइजेशन लागू हुआ उसके पीछे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका था व्यवसाय के क्षेत्र में सरकार व नौकरशाहों के हस्तक्षेप को कम से कम करना। ठीक है, इंटरफियर जो हो रहा था उसको कम से कम करना। दूसरा पॉइंट था घरेलू उत्पादन प्रणाली में सुधार करके उत्पादन क्षमता को विस्तृत करना। ये जो आपके पास डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम था उसको डेवलप करने की बात की गई। तीसरा, आर्थिक क्षेत्र में अनुसंधान के माध्यम से वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार लाना था। ठीक है, चौथा, देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करके कृषि उद्योग, परिवहन आदि के क्षेत्र में सुधार लाने की बात की गई थी। पांचवा पॉइंट था प्रबंधकीय दक्षता। जो मैनेजमेंट पावर थी, पहले मैनेजमेंट पावर गवर्नमेंट के ऑर्डर पर डिपेंड करती थी, तो ये मैनेजरियल जो आपका इफिशियंसी है इसको इनहेंस करने की बात की गई और निष्पादन में सुधार लाने की बात की गई। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की बात की गई। सार्वजनिक क्षेत्र में अनावश्यक एकाधिकार को समाप्त करने की बात की गई। जो आपका पब्लिक सेक्टर था इसमें जो अनावश्यक एकाधिकार जन्म ले रहा था इसको खत्म करने की बात की गई। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल होने की बात की गई। ठीक है,
ठीक है, कि आपको अपनी अपनी कंपनियों को इस लेवल पे बनाना, उनकी क्वालिटी को इतना अधिक इनहेंस करना कि वो इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन में क्या हो जाए, अपनी जगह को खड़ा कर सके, अपनी जगह पे ठीक है स्थापित कर सके। अगला पॉइंट था सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रणाली को प्रभावी बनाया जाए, ठीक है, ताकि मार्केट में सारी चीजें, मार्केट का ज्ञान सभी को हो सके। इसके अलावा संपूर्ण अर्थव्यवस्था को चहुमुखी विकास की दिशा में कदम बढ़ाना था, ठीक है, मल्टी डायमेंशन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहां पर एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, उदारीकरण के पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है, इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि विदेशी मुद्रा भंडार आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई थी। जब हमने लिबरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अपनाया तो उससे देखिए जो हमारे पास फॉरेन करेंसी जो थी, फॉरेन आपके पास करेंसी स्टॉक था, वो बहुत तेजी से बढ़ा। जुलाई 1991 में जो विदेशी मुद्रा भंडार 1 अरब डॉलर था, वो जुलाई 2003 में बढ़ करके 82,774 अरब डॉलर हो गया। अब देखिए कितना अधिक परिवर्तन हुआ, एक से डायरेक्ट आप 82,000 की डिजिट पे पहुंच गए थे। ठीक है, दूसरा आपके पास उदारीकरण से क्या आपका चेंज हुआ, कृषि उद्योग आदि में उदार नीति अपनाने से विभिन्न सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे। ठीक है, तीसरा भारत के निर्यातों में वृद्धि हुई, हमारे एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ने लगे। जहां 1991-92 में कुल निर्यात 44,000 करोड़ रुपए के आसपास थे, वहीं जनवरी 2000 में यानी लगभग 7-8 सालों में बढ़ करके कितने हुए, 1,18,638 करोड़ रुपए के यही हो गए, जो 44,000 में थे। तो देखिए कितना अधिक आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, इनहेंस हुआ। अगला पॉइंट था, चौथा पॉइंट है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। ठीक है, राजकोषीय घाटे में कमी हुई। आपका अगला है उदारीकरण से भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती, आकर्षक और टिकाऊ वस्तुओं को प्राप्त करने का अवसर मिल गया। अब हमारे लिए उपभोक्ताओं के हित की बात होने लगी, और उपभोक्ताओं का अधिक अपना हित क्या होता है, ये हो गया कि उनको वस्तुएं सस्ती, आकर्षक और टिकाऊ मिलने लगी, और जिससे जनसाधारण जीवन स्तर में सुधार हुआ। और अगला पॉइंट था उदारीकरण नीति अपनाने से देश की अर्थव्यवस्था का विश्व व्यापारीकरण दृष्टिगोचर होने लगा, विश्व व्यापीकरण होने लगा। अब हम ग्लोबल वर्ल्ड में जीने लगे, और हम लोग इंटरनेशनल क्या हुआ, हो गई हमारी इकोनॉमी। अब निजीकरण के आपका कॉन्सेप्ट क्या है, निजीकरण क्या है, ठीक है, जब कोई भी उत्पादन की एक्टिविटी को निजी व्यक्ति के हाथों द्वारा संपादित किया जाता है तो वो प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, व्यवसाय, सरकार, शैक्षणिक क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निजीकरण शब्द का ध्यान आकर्षित करता। निजीकरण शब्द का खोजने का श्रेय अगर कहा जाए कि प्राइवेटाइजेशन शब्द किसने यूज किया है पहली बार, तो आपका आंसर होना चाहिए पीटर एफ ड्रकर ने को जाता है। इन्होंने प्राइवेटाइजेशन शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ठीक है, आपने प्राइवेटाइजेशन का बड़ा कॉन्सेप्ट सुना होगा, पीटर एफ डकर। इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में दे देता हूं, आपका ये येलो कर देता हूं। पीटर एफ डकर ने इस शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक द एज ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी 1969 में किया था। इसके 10 वर्ष बाद श्रीमती मॉर्गन थ्रेचर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनी, तब उन्होंने निजीकरण को व्यवहारिक रूप प्रदान किया, और इसके पश्चात एक एक करके अनेक देश द्वारा निजीकरण को अपनाया गया। क्लियर है, तो प्राइवेट शब्द जो आपका यूज हुआ वो 1969 के में यूज हुआ, और इसके अंतर्गत फिर बाद में यह कॉन्सेप्ट आपका ब्रिटेन से लागू हुआ, और पूरे विश्व के देशों ने इस शब्द को अपनाना प्रारंभ कर दिया। अगर हम निजीकरण की बात करते हैं, संकुचित रूप में निजीकरण से तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाइयों के स्वामित्व को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर देना जो कि अभी तक सरकारी स्वामित्व तथा नियंत्रण में थी। यानी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाली कंपनी को यदि निजी हाथों में आप दे देते हो, या निजी क्षेत्र को किसी एक प्रक्रिया का पार्टिसिपेट कर देते हो, ठीक, जरूरी नहीं कि पूरी कंपनी जाए। ठीक है, जैसे आपके पास कोई कंपनी है, उसमें एक काम करो, एडवर्टाइजमेंट का काम केवल दे दो प्राइवेट सेक्टर को, तो आप कहोगे प्राइवेटाइजेशन है, माना जाएगा प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस प्रारंभ हो गई है।
ठीक है, व्यापक अर्थ में निजी क्षेत्र से अभिप्राय निजी उद्योगों के संबंध में सरकार द्वारा उदार औद्योगिक नीति अपनाने से है। ठीक है, सरकार उनके लिए क्या करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करती है कि नई निजी क्षेत्रों को एंट्री करना है और निजी क्षेत्र आए और वो इकोनॉमी में अपना रोल अदा करें। इस प्रकार का अगर कोई अपनाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये एक वाइड कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है। निजीकरण के आधारभूत उद्देश्य क्या थे? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निष्पादन में सुधार करना था, ताकि जो पब्लिक सेक्टर में जितनी कंपनियां थी, इनके निष्पादन में जो BIFR की रिपोर्ट लगानी पड़ रही थी, इनको वास्तव में इनकी क्वालिटी को इनहेंस करना था। ये तर्क दिया जाता कि जिस क्षेत्र में निजी क्षेत्र आता है, उनकी क्वालिटी इनहेंस कर हो जाती है, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो बैंकिंग हो, आपने देखा भी होगा। तो इस प्रकार इकोनॉमी में जो निजी क्षेत्र था, दैट प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इकोनॉमी में जो आपके पास परफॉर्मेंस की बात की जाती है, निजी क्षेत्र के आते ही परफॉर्मेंस आपका तेजी से बढ़ने लगता है। दूसरा पॉइंट था निजी क्षेत्र के विनियोग को प्रोत्साहित करना। जब हम निजी क्षेत्र के विनियोग को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं तथा सरकार हेतु आय में वृद्धि करने की बात करते हैं, तो निजी क्षेत्र आपका बहुत अधिक बात आगे आ जाता है। अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, सरकार पर पड़ने वाले प्रशासनिक व प्रबंधकीय भार को कम करना था। जो गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा लोड था, उसको कम करना था। निजीकरण एक उद्देश्य निजी क्षेत्र को सामान्य जनता में लोकप्रिय बनाना था, क्योंकि लोगों को लगे कि ये वास्तव में हमारे लिए किया जा रहा है और प्राइवेट व्यक्ति, कोई आम व्यक्ति भी अब अपना उत्पादन की एक्टिविटी को प्रारंभ कर सकता है। ठीक है, निजीकरण के बाधाएं क्या थी? सरकार सामान्यतः अलाभकर सार्वजनिक इकाइयों को बेचना चाहता था, यानी जिसमें लाभ नहीं था। ठीक है, जिन्हें निजी क्षेत्र द्वारा मांगे जाने वाले मूल्य पर नहीं खरीदना चाहता था। ठीक है, जब गवर्नमेंट कहती थी कि मेरी जो कंपनी बीमार चल रही है, जो कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं, आप उसको ले लो, और जो प्राइस मांगती थी निजी क्षेत्र देने को प्राइस तैयार नहीं था, इसलिए निजी क्षेत्र, निजीकरण आपका प्रॉपरली हो नहीं पा रहा था। दूसरा आपका पॉइंट था, तुलनात्मक रूप से अविकसित पूंजी बाजार के कारण सरकार शेयर निर्गमित करने में कठिनाइयां महसूस कर रही थी। तो आपका शेयर मार्केट प्रॉपरली डेवलप नहीं था, इसलिए निजी क्षेत्र आगे आने को तैयार नहीं थे और बड़े क्रेताओं को वित्त उपलब्ध कराने में भी सरकार को समस्या आ रही थी और समस्या का सामना करना पड़ रहा था। अगला पॉइंट था, सार्वजनिक उद्योगों का स्वामित्व संबंधी अधिकार निजी क्षेत्र को दिए जाने पर राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा था, और जब राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ेगा तो इससे अतिरिक्त उद्योग में कार्यरत कर्मचारी भी विरोध करते हैं, तो उन्हें अपना रोजगार छीनने का भय हो जाता था। तो इतनी बाधाएं थी, इतनी ऑब्स्टिकल्स थे, जिसके कारण निजीकरण प्रॉपरली अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर पाया। निजीकरण के पक्ष में बहुत अधिक तर्क आपने देखा होगा दिए जाते हैं, आज भी दिए जा रहे हैं, कि उत्तरदायित्व होता है। जो निजी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो कहता है हम नहीं रिस्पॉन्सिबल, वो कहता है हम नहीं करते। निजी क्षेत्र में उत्तरदायित्व का निर्धारण सरलता से हो सकता है, सबको अपनी अपनी एक ड्यूटी दी जाती है और सभी लोग अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं। दूसरा, आपके पास कुशलता तथा निष्पादन में वृद्धि। आपने देखा होगा कि निजी क्षेत्र में जो आपके पास इफिशियंसी है एंड परफॉर्मेंस है, दोनों इनहेंस कर जाता है। तीसरा, उपभोक्ताओं को अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है निजी क्षेत्र के द्वारा। चौथा पॉइंट है, निजी क्षेत्र में उपचारात्मक उपाय शीघ्र उठाना। मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप तुरंत तुरंत क्विक रिएक्शन करोगे, और क्विक रिएक्शन से इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से हम लोग कार्य करते हैं। आर्थिक समाजवाद, इकोनॉमिक सोशलिज्म को हम लोग डेवलप करते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें नहीं होता। गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखिए राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है। नई प्रौद्योगिकी, न्यू टेक्नोलॉजी को हम लोग डेवलप करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है उत्तराधिकार संबंधी नियोजन। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि जो आपके पास नियोजन होता है, वो सक्सेसिव रिलेशन प्लानिंग को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और लाभों का सृजन, इसमें लाभ जो होता है आपका मुख्य एजेंट होता है, जो प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट आप जाता है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि विश्व के समस्त इकाइयों को एक कर देना। ठीक है, समस्त देशों में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सबको एक कर देना, और जितने आपके पास ट्रेड बैरियर्स हैं
उन ट्रेड बैरियर्स को समाप्त कर देना आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक वर्ल्ड लेवल पर आपने देखा होगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा बनाया गया, ये एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अपनाता है जो विश्व में व्यापार को बढ़ाता है। ठीक है। और दूसरा, आपके पास जो बाधाएं होती हैं उन बाधाओं को ये समाप्त करता है। तो WTO का ये अहम भूमिका, और जो इसके सदस्य हैं इनको इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो WTO जो आपका 1995 में बनाया गया, गैट के स्थान पर बनाया गया, तो वो इसके पीछे कहीं ना कहीं ग्लोबलाइज शब्द छुपा था और ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करने की बात की गई थी। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशेषता थी। पहली विशेषता, व्यापार का तीव्र विकास होता है ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत, तथा बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज एमएनसीज, एमएनसीज क्या है, तो ये बहुत बड़ी मतलब एक ऐसी कंपनी होती है जिनका विश्व में के कई देशों में व्यापार होता है, वो एमएनसीज कहलाती हैं। ठीक है। एमएनसीज क्या होती है, वो एक ऐसी अधिकृत कंपनी जिसका विश्व में कई देशों में व्यापार एक्टिविटी संपादित हो रही हो, चालू हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनीज कहते हैं, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत अधिक भूमिका निभाता है। ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना आपका ग्लोबलाइजेशन है। विश्व की इकोनॉमी के साथ हम लोग क्या होते हैं, जुड़ते हैं, आपस में क्या समूहीकृत हो जाते हैं, वो आपका ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन देन और कार्यकलापों में तेजी लाई जाती है, और अंतरराष्ट्रीय बाजारों का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात वस्तुओं तथा पूंजी, तकनीक तथा श्रम का संबंधी अंतरराष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार जो आपके पास ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ये ग्लोबलाइजेशन ने विश्व में बहुत तेजी से आपकी इकोनॉमी को रिफॉर्म किया, और इसके परिणाम स्वरूप भारत में जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो बहुत संख्या में भारत में प्रवेश किए। ठीक है। एमएनसीज 2200 की संख्या के आसपास भारतीय कंपनियों ने ISO 9000 प्रमाण पत्र प्राप्त किए, जो उच्च गुणवत्ता की गारंटी प्रदान करते हैं। भारतीय निगमों की गतिविधियां अमेरिकी ऋण बाजार में बढ़ी। ठीक है। केवल तटकर में कमी होने की नहीं की गई, वरन अर्थव्यवस्थाओं को विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग FDI तथा विदेशी प्रौद्योगिकी के लिए भी ओपन कर दिया गया। गत कुछ वर्षों में व्यापार एवं निर्यात गहनता दोनों में वृद्धि हुई है, और गत वर्ष की तुलना में 2002-3 में भारत का निर्यात 19% बढ़ गया, जो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को सक्सेस होता दिखाई पड़ता। और आपके पास देश में भारी मात्रा में विदेशी विनियोग हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश में प्रवेश किया। तो इस प्रकार जो हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, उससे इकोनॉमिक रिफॉर्म से बहुत अधिक इकोनॉमी को फायदा हुआ। ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं। प्रथम, अर्थव्यवस्था की वृद्धि में धीरे धीरे सुधार हुआ। 3 वर्षों में 1994 से 96 से 1996-97 तक समृद्धि दर GDP का 7% हो गई, जो एक अच्छा अचीवमेंट माना जाता है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां थी, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे, वो आर्थिक सुधार के कारण निजीकरण की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, और अस्तित्व बचाने के लिए वो आज पब्लिक सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं, वो अपने आप को फिर से क्या करती है, रिफॉर्म के दायरे में ला रही हैं। 1995-96 में केंद्रीय सरकार ने निवेशित पूंजी पर 16% की दर से सकल आय अर्जित किया था। ठीक है। जो विनिवेश से आपके पास इतने करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तृतीय, मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां रोकने में काफी अधिक सुधार हुआ है। जो 10% से अधिक थी मनी इन्फ्लेशन, वो क्या हुआ, 6.11% आपका मनी इन्फ्लेशन रह गया। चौथा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से पता चलता है कि इस क्षेत्र में समग्र वृद्धि 0.6% से बढ़कर के आपका 11% हो गई है। ठीक है। आपके पास जो निर्यात था वो बढ़ करके 3.8 US डॉलर से बढ़ करके 20.8 हो गई है, जो इस समय आपका 23.4% आपका एक्सपोर्ट प्रमोट हुआ है। और हमारे पास जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, वो फॉरेन करेंसी रिजर्व भी तेजी से बढ़ा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, उस इकोनॉमिक रिफॉर्म ने इकोनॉमी को एक नई दशा, एक नई दिशा प्रदान की, और आज हम विश्व में प्रतियोगिता करने के लिए खड़े हो सके हैं।